So I welcome you all after break. So हम देख रहे थे कि अगर मान लीजिए एक कंज्यूमर है, एक पर्सन है, उसके पास 1 लाख रुपए की इनकम है। अब उसके पास 1 लाख रुपए की इनकम में से वो 40,000 रुपीज रेंट पे करता है, 20,000 रुपीज वो फूड पे स्पेंड करता है, 30,000 रुपीज का वो लोन का इंस्टॉलमेंट पे करता है। अब उसके पास बचा है 10,000 रुपीज। अब वो उसका क्या करेगा? वो या तो इसका गोल्ड परचेस कर सकता है, या आईपीएल मैचेस की टिकट खरीद सकता है, या फिर वो सेव कर सकता है। और वो सेविंग जो है दोस्तों वो दो जगह हो सकती है, या तो बैंक में या फिर हो सकती है सेल्फ, खुद के पास, वो खुद के लॉकर में वो रख ले। तो अभी देखना दोस्तों, अलग अलग डिसीजन को हम एनालाइज करते हैं कि अलग अलग चीज किस तरीके से अलग अलग तरीके से इकोनॉमी को इफेक्ट करती है दोस्तों। तो अभी देखना है यहाँ पर, अगर वो यहाँ पर डिसीजन लेता है कि वो गोल्ड को खरीदेगा, तो इससे क्या होगा दोस्तों, गोल्ड की जो है वो डिमांड बढ़ेगी, और गोल्ड की डिमांड बढ़ने के कारण गोल्ड की जो है दोस्तों वो प्राइसेस बढ़ेगी। तो अब आपका सवाल होगा कि गोल्ड की डिमांड बढ़ने के कारण क्या गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है? गोल्ड की डिमांड बढ़ने के कारण क्या गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है? तो हाँ दोस्तों, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होता है दोस्तों। गोल्ड की अगर डिमांड बढ़ेगी तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी। ऐसा कैसे होता है? यहां देखना, ध्यान से देखना, ये एक आर्टिकल है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। यहां ध्यान से देखना, यहां इस आर्टिकल में क्या लिखा है? इसमें लिखा है दोस्तों कि गोल्ड राइजेस ₹150 ऑन ज्वेलर्स बाइंग पॉजिटिव ग्लोबल ट्रेंड। मतलब क्या हुआ इसका कि गोल्ड की प्राइजेस जो है वो राइज हुई है ₹150 ऑन ज्वेलर्स बाइंग, यानी कि ज्वेलर्स ने गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ा दी है, गोल्ड जो है उन्होंने ज्यादा बाय किया है। इसके कारण गोल्ड की जो प्राइसेस है वो 150 रुपए बढ़ी है। तो यहां देखना नीचे क्या लिखा है, एक्सटेंडिंग इट्स अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम सेकंड डे द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड ऑन अप्रैल 26 सर्ज यानी कि बढ़ी है बाय ₹150 to 33,020 per 10 grams in the national capital on a pickup in buying from jewelers amid firm trend overseas according to the All India Sarafa Associations. सिल्वर ऑल्सो रोज ₹230। सिल्वर भी बढ़ा है, गोल्ड भी बढ़ा है। सिल्वर क्यों बढ़ा है? सिल्वर बढ़ा है ऑन इंक्रीज ऑफ टेक बाय इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड कॉइन मेकर्स, क्योंकि कॉइन मेकर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने सिल्वर की डिमांड बढ़ाई है, इसलिए दोस्तों सिल्वर भी बढ़ा है और गोल्ड भी यहाँ पर बढ़ा है। इस आर्टिकल में ऐसा बताया हुआ है क्योंकि ज्वेलर्स ने गोल्ड की डिमांड को बढ़ाया है। इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, ज्वेलर्स कब गोल्ड की डिमांड बढ़ाएंगे? जब कंज्यूमर ज्वेलर के पास ज्यादा आएंगे गोल्ड की डिमांड करने। तो जब कंज्यूमर्स ज्वेलर्स के पास ज्यादा आएंगे तो ज्वेलर्स को भी तो गोल्ड आगे से खरीदना पड़ेगा, तो ज्वेलर्स ने यहाँ पर गोल्ड की डिमांड बढ़ाई है। इसके कारण क्या हुआ है दोस्तों? इसके कारण, जी हाँ दोस्तों, गोल्ड की प्राइसेस जो है 150 रुपीज से बढ़ी है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बताई इकोनॉमिक्स की दोस्तों। यहाँ देखना ध्यान से, अगर आप गोल्ड को खरीदते हैं, ये रहा गोल्ड, अगर आप दोस्तों गोल्ड को खरीदते हैं तो उसके कारण होगा क्या? उसके कारण ये होगा, गोल्ड को अगर आप 10,000 रुपए से खरीदते हैं तो आपके खरीदने से कुछ नहीं होगा, आपके जैसे जब 1000 और लोग गोल्ड को परचेज करेंगे, आपके जैसे आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले हजारों लोग या लाखों लोग मैं बोलूं, जब वो लोग भी अपने 10,000 की सेविंग को गोल्ड पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण इकोनॉमी में गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, उसके कारण गोल्ड की जो है प्राइजेस जो है वो बढ़ेगी। और दोस्तों यहां होगा ये कि आपने एक कंज्यूमर ने या कंज्यूमर ग्रुप ने, मैं बोलूं अगर एग्रीगेट कंज्यूमर्स भी इस गोल्ड की प्राइसेस को हिला सकते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स ने इकोनॉमी को इफेक्ट कर दिया, यहां ये प्रूव हो गया। ठीक है, अगर आप यहां पर आईपीएल की टिकट खरीदते हैं दोस्तों, आईपीएल के फाइनल मैचेस होते हैं, आई थिंक इन्हीं के बीच में हुआ था, आई डोंट नो। तो देखना यहां पर आईपीएल के फाइनल मैचेस होते हैं सपोज, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसकी जो टिकट की प्राइसेस होती है, रिसेंट में अगर आपको एग्जांपल दूं तो वर्ल्ड कप का फाइनल आएगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल आएगा, उसके अंदर दोस्तों क्या होगा, उसकी टिकट की प्राइसेस देखना आप कितनी महंगी होगी। आप सर्च करना ऑनलाइन कि उसकी प्राइसेस कितनी महंगी होगी। उसकी प्राइसेस नॉर्मल टिकट की प्राइसेस के मुकाबले जो है 2-3 गुना में बिक रही होगी दोस्तों। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन टिकट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, उन्हें खरीदने वाली पब्लिक बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी, सीट की अवेलेबिलिटी, स्टेडियम की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी उन टिकट्स की डिमांड आ रही है लोगों की तरफ से। इसके कारण क्या होगा, इनकी प्राइसेस वो जो है स्टेडियम वाले बढ़ा देते हैं ताकि उनका रेवेन्यू बढ़े। तो यहां पर क्या होगा, जब आईपीएल का फाइनल होगा ना, जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल है, आईपीएल का फाइनल, किसी भी क्रिकेट मैच का फाइनल है,
जहां पर इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं, तब जाके क्या होता है उन मैचेस का क्या होता है, उसमें ये होता है, उसमें ये होता है दोस्तों कि इन टिकट्स की डिमांड ज्यादा होने की वजह से, इन टिकट्स की डिमांड ज्यादा होने की वजह से इनकी जो प्राइजेस है वो नॉर्मल टिकट की प्राइजेस के मुकाबले 2-3 गुना ज्यादा पे बिकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है, तो जहां पर टिकट्स की डिमांड ज्यादा है वहां पर उनकी प्राइजेस ज्यादा हो जाती है। तो कंज्यूमर्स अपने बिहेवियर से, कंज्यूमर अपने बिहेवियर से इकोनॉमी को इफेक्ट कर देते हैं दोस्तों, यहां मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है, ठीक है। अब देखना, अगर जो यहां पर पर्सन बोलता है कि मैं तो अपने मनी को सेव करूंगा और वो बैंक डिपॉजिट में सेव करूंगा, इसका अपन एनालिसिस करते हैं कि इसमें ये कंज्यूमर किस तरीके से इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो देखना, यहां पे ध्यान से देखना, ये बैंक है, ये बैंक है, वो पर्सन क्या करता है, अपने 10,000 रुपए को इस बैंक में डिपॉजिट करता है। वैसे ही इसके जैसे हजारों और लोग, हजारों के लाखों और लोग होंगे जो भी अपनी सेविंग को 10-10 हजार, जिनके पास वैसा ही इनकम का कॉम्बिनेशन है, उनके पास भी 10,000 रुपए बचेगा, वो भी उसको कहां स्पेंड, कहां डिपॉजिट करेंगे, बैंक में। सपोज सब यहां करते हैं डिपॉजिट, सभी ने यहां पर क्या करा लिया, बैंक में एफडी। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये बैंक क्या करेगा उस पैसे का, ये बैंक उस पैसे का क्या करता है, बैंक इस पैसे से आगे लोन देगा, किनको, किनको, प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, उनको अपनी प्लांट एंड मशीनरी, अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वो बैंक के पास जाती है लोन लेने। तो उसके कारण क्या होगा, जो बैंक यहां से एफडी से पैसा उठाता है, उन पैसे को यहां लोन के तौर पर आगे देता है, इसमें वो प्रॉफिट कमाता है, बैंक का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, ये नई प्लांट एंड मशीनरी से लगाएगा, ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं लगाएगा वो लोन लेकर, इसके कारण क्या होगा, ये प्लांट एंड मशीनरी लगाएगा, इसके अलावा ये लेबर्स को भी वेजेस देगा, लेबर्स को यहां पर वेजेस देगा, इसके अलावा ये रॉ मटेरियल परचेज करेगा, तो रॉ मटेरियल सप्लायर्स को भी पैसा देगा, रॉ मटेरियल सप्लायर्स को भी पैसा देगा। यानी ये लोन लेकर इसने इस लोन का क्या किया, इस प्रोड्यूसर ने इस लोन का क्या किया, इस प्रोड्यूसर ने इस लोन को आगे लोगों में बांट दिया। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदने वाले सप्लायर, प्लांट एंड मशीनरी सप्लायर को उसने पैसा दिया होगा, रॉ मटेरियल उसने खरीदा तो रॉ मटेरियल के सप्लायर को पैसा दिया होगा, वैसे ही उसने बहुत सारे लेबर्स को पैसा दिया होगा वेजेस के तौर पे। तो दोस्तों यहां हुआ ये कि उसने और आगे पैसा बांटा, यानी कि उसने इस चेन में आगे पैसा सर्कुलेट किया। तो अब ये जिसके पास वेजेस आएगी वो भी कुछ कंज्यूम करेगा और उसका भी वैसा ही पैटर्न होगा, उसके पास भी 10,000 बचेंगे तो वो भी ये काम करेगा कि बैंक में डिपॉजिट करेगा। तो ऐसे करके चेन आगे चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी ये चेन ऐसे करके। दोस्तों अब क्या होगा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर लगेगा, वो फैक्ट्री लगाएगा लोन के पैसे पे, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा या मैं बोलूं आउटपुट बढ़ेगा। और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इसके कारण ये होगा कि देश की उन्नति होगी, यानी देश की जीडीपी बढ़ेगी। दोस्तों क्या होगा इसके कारण, देश की जीडीपी बढ़ेगी, यानी कि अपनी इकोनॉमी की जीडीपी दोस्तों बढ़ेगी। किसके कारण, किसके कारण, एक आपके डिसीजन के कारण कि आपने सोचा कि हम हमारे 10,000 रुपए से ना गोल्ड खरीदेंगे, ना आईपीएल के टिकट को एंजॉय करेंगे, ना हम वो खरीदेंगे, हम क्या करेंगे, हम बैंक में एफडी कराएंगे ताकि बैंक उसे आगे प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर पाए और हमारे देश की उन्नति हो, यानी कि हमारे जीडीपी की ग्रोथ हो। ये आपने सोचा, तो आपके एक फैसले ने इंडिया की जीडीपी बढ़ा दी दोस्तों। तो इससे ज्यादा आप क्या इफेक्ट करेंगे इकोनॉमी को। तो एक कंज्यूमर जो है वो भी इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। वैसे ही अगर आपका फैसला ये है कि आप अपने पैसे को खुद के पास सेव करेंगे, ये देखो सेविंग विथ सेल्फ, अगर आप ये सोचते हैं ना, तो इससे गंदा डिसीजन और कुछ नहीं होगा। मैं बोलता हूं, मैं आपको 2 मिनट में प्रूव करके दिखाता हूं। अगर आप बोलते हैं कि मैं अपने पैसे को खुद के पास, सेल्फ के पास सेव करके चलूंगा, अपनी लोकर में उसे, अपने छत्र छाया में उसे रख के चलूंगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं बता दूं आप पैसे को वेस्ट कर रहे हैं और इकोनॉमी के डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। वो कैसे, क्योंकि देखो आप चाहते तो इस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे या फिर आप इससे आगे कुछ कंजम्पशन कर सकते थे, क्योंकि आपने कंजम्पशन को छोड़ा, आपने उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ा, आपने पैसे को अपना इस छतरी के नीचे रखा। इस फैसले के कारण देखना दोस्तों क्या होगा, यहां क्या होगा, ये पैसा अब इकोनॉमी में गया ही नहीं, एंटर ही नहीं हुआ, वो यही रुक गया आपकी छतरी के नीचे। दोस्तों यहां क्या होगा, इसके कारण कंपनीज जो होगी उनकी सेल्स कम होगी। कैसे, आप गुड्स एंड सर्विसेज आगे खरीद ही नहीं रहे उस पैसे से, तो उसके कारण कंपनी की जो है सेल्स कम होगी, और कंपनी की सेल्स कम होगी तो कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे, कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे तो कंपनी जो है लोगों को, लेबर्स को
जॉब से निकालेगी तो जॉब्स कम होगी इकोनॉमी के अंदर दोस्तों, जॉब्स कम होगी और सेल्स कम होगी, यानी कि आउटपुट कम होगा। आउटपुट कम होने की वजह से इंडिया की या इकोनॉमी की जीडीपी भी कम होगी। तो दोस्तों आपके एक फैसले ने, आपके इस फैसले ने कि आप अपने पैसे को अपने पास ही सेव करके रखेंगे, अपनी तिजोरी में रखेंगे, उसके कारण दोस्तों क्या हुआ, आपके उस फैसले के कारण देश की जीडीपी तो कम हुई और इंडिया से जॉब्स भी गई और भी बहुत सारे नुकसान होंगे दोस्तों आपके एक फैसले के कारण। तो यहां मैं क्या बोलता हूं आपको, आपका या फिर एक कंज्यूमर का जो है, कंज्यूमर का डिसीजन जो है इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। किस तरीके से एक कंज्यूमर का डिसीजन इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है, मैंने आपको ये प्रूव करके यहां पर दिखाया। तो देखना यहां पर दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं। मैं अगर आपको बताऊं कि एक सप्लायर या एक प्रोड्यूसर, किस तरीके से इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है, तो मैं आपको वो बताता हूं। मैंने आपको ये बताया था कि सप्लायर का मोटिव क्या होता है या प्रोड्यूसर का मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैंने कहाँ आपको बताया था, मैं अगर वहां लेके चलूँ तो ये देखना, प्रोड्यूसर का जो सेटिस्फेक्शन कब मैक्सिमाइज होगा, जब उसका गोल फुलफिलमेंट होगा। और एक प्रोड्यूसर का गोल क्या होता है, उसका गोल होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना दोस्तों। तो यहां देखना उसका गोल कब फुलफिल होगा, जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो मैंने वहां वही लिखा है कि प्रोड्यूसर का मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हम आगे देखते हैं कि प्रोड्यूसर, एक सप्लायर या एक प्रोड्यूसर या एक सप्लायर किस तरीके से दोस्तों इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। तो ध्यान से देखना है यहां पर देखना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्यों इकोनॉमी की स्टडी करना प्रोड्यूसर या सप्लायर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्यों इकोनॉमी की स्टडी करना एक प्रोड्यूसर या सप्लायर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इकोनॉमी की स्टडी करना प्रोड्यूसर या सप्लायर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होती है दोस्तों, यहां पर देखना। यहां पर क्या होता है, जब आप मॉल्स में जाते हैं क्लोथ्स लेने, तब क्या होता है, आप उन पे देखते हैं डिस्काउंट के टैक्स, आप देखते हैं कि डिस्काउंट के वहां पर टैक्स लगे होते हैं उनके ऊपर। तो दोस्तों वो क्या होता है, वो क्यों लगे होते हैं, मेरा क्वेश्चन मार्क यहां पर कि वो क्यों लगे होते हैं। वो इसलिए लगे होते हैं ताकि आप लोग वहां पर आए और उन्हें खरीदें, मतलब कि आप डिस्काउंट से अट्रैक्ट होकर वहां पर आएंगे। तो ऐसा उनको किसने बोला कि यहां पर इन कपड़ों पे डिस्काउंट के टैग लगाएं, ऐसा उन्होंने इकोनॉमी की रिसर्च करके पता लगाया कि कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा होता है, यानी कि लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है, ह्यूमन बिहेवियर या साइकोलॉजी ऐसी होती है कि जहां पर वो डिस्काउंट वर्ड देखते हैं या फिर वो प्राइस पे 50% 60% का टैग देखते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि उन्होंने 6000 की चीज जो है वो 3000 में खरीदी है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, वो चीज 3000 की ही होती है जिसका प्राइस डबल करके 50% दिया होता है। तो दोस्तों वहां ऐसा होता है कि डिस्काउंट लगाकर वो कंज्यूमर की साइकोलॉजी से खेल जाते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो देखना दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमी की स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपको यह पता चले कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को अपनी प्राइस कर पाए या उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पाए और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपकी सेल्स बढ़ेगी ऐसा करने से। ऐसी काफी सारी स्ट्रेटेजीज होती है, इनको तो आप जानते ही होंगे और इनको भी आप जानते होंगे और दोनों को आप जानते होंगे। दोस्तों ये रिलायंस जियो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एक स्ट्रेटेजी लगाई थी। आपको सबको पता है कि इन्होंने शुरू में फ्री का डेटा प्रोवाइड कराया था जीरो कॉस्ट पे, क्योंकि इनको पता था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था, इन्होंने इकोनॉमी की स्टडी की थी और ये पता लगाया था कि लोगों को क्या चाहिए, इंडिया के लोगों को क्या चाहिए। इंडिया को लोगों को चाहिए था फ्री का डेटा, उनको बस ये मिल जाए तो उससे ज्यादा उनको क्या चाहिए। तो दोस्तों इंडिया के लोगों को चाहिए फ्री में कुछ भी चाहिए इंडिया के लोगों को फ्री में। तो दोस्तों इन्होंने यहां पर इकोनॉमी की स्टडी की और यहां पर उन्होंने क्या किया, ह्यूमन बिहेवियर को जाना और इसकी वजह से उन्होंने उसकी जो प्राइजेस है, उन्होंने उसकी जो अपने डेटा पैक्स या टैरिफ की अगर मैं प्राइजेस बोलूं तो वो उन्होंने स्टार्टिंग में 0 और अभी भी उनकी काफी कम है कंपैरेटिवली। तो उस टाइम डेटा की प्राइजेस हुआ करती थी, काफी लो प्राइजेस उन्होंने रखी और इसके कारण उनके नेटवर्क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, या फिर मैं बोलूं कि उनका कस्टमर बेस बढ़ गया। इसके कारण उनका कस्टमर बेस जो है वो बड़ा है, इस फैसले के कारण उनका कस्टमर बेस बड़ा है। ठीक है, कस्टमर बेस उनका बड़ा है, उनकी ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के कारण जो उन्होंने लगाई आफ्टर स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां
इन्होंने भी ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई, और जो दूसरे प्लेयर्स थे एयरटेल वोडाफोन, उनका कस्टमर बेस काफ़ी कम हो गया मुकाबले जो पहले उनका हुआ करता था, केवल इकोनॉमिक्स की बेहतर समझ के कारण, इस कंपनी की इकोनॉमिक्स की बेहतर समझ के कारण। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए या आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप लोग आगे जाके इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, आप आगे जाके इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो आपको इकोनॉमिक की स्टडी करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से ऐसी कोई स्ट्रेटेजी सजेस्ट करनी पड़ेगी जिसके कारण आपका प्रोडक्ट और उससे अलग हो पाए। आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करी इन्होंने और इन्होंने जीत लिया सब कुछ, ठीक है। इसके बाद देखना यहाँ पर क्या हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमिक की समझ के लिए कि आखिर ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा वो डीपली लेके जाऊंगा, थोड़ी और टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करूंगा, देखना ध्यान से। ये मैंने बनाया है यहाँ पर एक फैक्ट्री जो कि मिल्क एंड रिलेटेड आइटम्स को बनाती है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद देखना दोस्तों यहाँ पर ये क्या इस्तेमाल करती है, ये इस्तेमाल करती है इसमें क्या इस्तेमाल होता होगा, मुझे आप बताइए क्या इस्तेमाल होता होगा। इसमें इस्तेमाल होता होगा रॉ मटेरियल। इनका क्या रॉ मटेरियल होगा, सोचो, इनका रॉ मटेरियल होगा मिल्क, ऑब्वियसली इनका मिल्क होगा, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है तो रॉ मटेरियल मेन टू मिल्क ही होगा। इसके अलावा ये यूज़ करती होगी कुछ लेबर्स को, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेबर्स है, तो यहाँ पर ये यूज़ करती है लेबर्स को, ठीक है। इनका रॉ मटेरियल भी यहाँ पर पड़ा है मिल्क, बहुत सारा मिल्क पड़ा है, ठीक है। तो इनकी दो चीज़ें तो ये हो गई। थर्ड क्या होगा, ये सब मशीनरी कैसे लगी, फ्री में तो नहीं लगी होगी ये सारी मशीनरी। यहाँ पर क्या है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कैपिटल यानी कि मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस, यानी यहाँ पर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। ये सारी चीज़ें जब यहाँ लगती है ना तब बन के आता है। इन सारी चीज़ों को मैं अगर एक कलेक्टिवली एक नाम दूँ तो मैं बोल सकता हूँ इन सभी को इनपुट्स, या फिर एक और मैं फैंसी वर्ड इसके लिए बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इसको बोलूँ मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर इस सबके खर्चे को मैं कंबाइनली कुछ नाम दूँ तो वो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल पे खर्चा, ठीक है। इससे निकल के आएगा दोस्तों आउटपुट, और आउटपुट इनका जो मिल्क फैक्ट्री है उसका आउटपुट कैसा हो सकता है, कैसा दिख सकता है, रिलेटेड आइटम्स भी बनाते हैं, यानी इनका आउटपुट हो सकता है सपोज बटर, या फिर इनका आउटपुट हो कर्ड, या फिर इनका आउटपुट हो क्या बनता है और चीज़, और क्या बनता है मिल्क से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है एक्सेट्रा, ठीक है। तो मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती है दोस्तों, तो इनका आउटपुट ऐसा कुछ नजर आता होगा। अब दोस्तों इनको इकोनॉमिक्स की समझ की जरूरत क्यों है, इनको क्यों जरूरत है इकोनॉमिक्स पढ़ने की, इस फैक्ट्री के ओनर को क्यों जरूरत है इकोनॉमिक्स पढ़ने की, तो मैं आपको बताता हूं। अगर इस फैक्ट्री के ओनर ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स की समझ इसके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ देखना, अब ये यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, अब ये कैसे पता चलेगा उसको कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनाना है दोस्तों, यहाँ उसको ये पता चलेगा इस तरीके से। यहाँ देखना ये अलग अलग चीज़ों के मैंने नाम लिखे हैं। अगर मार्केट में बटर की डिमांड ज़्यादा है, अगर मार्केट में बटर की डिमांड ज़्यादा है तो वो क्या बनाएगा, बटर बनाएगा। अगर कर्ड की डिमांड ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, कर्ड बनाएगा। तो किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, चीज़ की कोई डिमांड नहीं मार्केट में तो चीज़ नहीं बनाएगा। अब उसको डिसीजन लेना है कर्ड में या बटर में। तो मैंने आपको बताया था एक प्रोड्यूसर जो होगा वो डिसीजन कैसे लेगा, एक प्रोड्यूसर जो है वो डिसीजन इस तरीके से लेगा जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो वो देखेगा कि बटर में मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है या कर्ड में मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो चीज़ वो बना के चलेगा। या फिर वो देखेगा कि कर्ड बनाने के बाद यानी कि वो उसको ये पता लगा कि कर्ड में प्रॉफिट मेरा ज़्यादा है, तो वो ये बोलता है कि मैं जितनी डिमांड कर्ड की है वो सारी फुलफिल करूंगा। लेकिन सारी डिमांड कर्ड की फुलफिल करने के बाद भी उसके पास जो है क्या बचता है, उसके पास क्या बचता है, उसके पास कुछ रॉ मटेरियल या मिल्क बचता है। सारी डिमांड कर्ड की फुलफिल करने के बाद भी उसके पास रॉ मटेरियल बचता है, तो वो क्या करेगा, बाकी रिसोर्सेज को कहाँ डिप्लॉय करेगा, बटर बनाने में। यानी कि उसका इकोनॉमिक्स की समझ से उसको क्या फायदा हुआ, उसको ये पता चला कि उसको क्या क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में। यानी कि सपोज उसके पास यहाँ पर 100 लीटर्स ऑफ द मिल्क होता है, 100 लीटर्स, ठीक है। तो देखना 100 लीटर्स में से वो क्या करेगा, यहां पर देखना सबसे पहले बोलता है वो कि उसको ये पता चलता है इकोनॉमी की स्टडी करके कि कर्ड में बहुत ज्यादा डिमांड है, कर्ड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, कर्ड में उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है, उसको ये पता चला, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहला उसका जो क्लासिफिकेशन होगा ना, सबसे पहला जो उसका 100 लीटर्स में से मान लो कर्ड की डिमांड उसको पता चली कि मार्केट में कर्ड की डिमांड है 80 लीटर्स, 80 लीटर्स चाहिए लोगों को हर दिन, और हर दिन उनके पास आगे से मिल्क कितना आता है 100 लीटर्स, और मार्केट में कितना कर्ड चाहिए, कर्ड के लिए कितना लोग आते हैं, वो है 80 लीटर्स का लेने आते हैं। सपोज 80 लीटर से जितना कर्ड बनता है उसको लोग लेने आते हैं, तो वो 80 लीटर्स जो है वो तो कर्ड पे लगा देगा उतना दूध, तो
बाकी बचा हुआ 20 कहाँ लगाएगा? तो चीज़ पे तो नहीं लगाएगा क्योंकि चीज़ की डिमांड है ही नहीं, उसकी शॉप पे कोई कभी चीज़ पूछने आता ही नहीं। वैसे हो गया पनीर बन सकता है तो पनीर भी कोई पूछने आता ही नहीं, तो बचा क्या? बटर। तो वो 20 लीटर जो है वो बटर पे डिप्लॉय करेगा। तो यहाँ पर इकोनॉमी को समझना ज़रूरी था उसके लिए, ताकि वो ये पता लगा पाए कि वो कितनी चीज़ कौन सी बनाएगा, तो वो कैसे पता लगाएगा, वो इस तरीके से पता लगाएगा इकोनॉमी की स्टडी करके। आर यू गेटिंग दिस गाइस? ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया मिल्क फैक्ट्री वाले का, मिल्क ये एंड रिलेटेड आइटम बनाने वाले का। अच्छा, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो दो चीज़ें होती है दोस्तों, ये देखना, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जानना कि हमारी कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल में हम एफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं, ये भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हमारा प्रोडक्शन फंक्शन करके एक चैप्टर आएगा आगे, चैप्टर नंबर 7, उसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं विच इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वहाँ इसके एग्जांपल्स और डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने क्या क्या देखा? देखो ध्यान से देखो, हमने क्या देखा, हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ हैं हम, आखिर कहाँ खड़े हैं, या हम कहाँ खड़े हैं कि हम एग्जाम्पल्स ऑफ वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। हम आखिर इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? क्यों कंज्यूमर की नजर से इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी है, क्यों कंज्यूमर की नजरिए से इकोनॉमिक्स की स्टडी जरूरी है, क्यों एक प्रोड्यूसर की नजरिए से, ये कंज्यूमर का नजरिया हमने यहाँ देखा, या हमने क्या देखा कि वाई सप्लायर या प्रोड्यूसर के नजरिए से इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी है। और तीसरा हम क्या देख रहे हैं कि कंट्री, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 प्लेयर्स होते हैं इकोनॉमी में। एक होता है कस्टमर ग्रुप, एक होता है ये प्रोड्यूसर जो कुछ बनाता है, जैसे फैक्ट्री है कुछ बन रहा है मशीन में, प्रोड्यूसर्स ग्रुप जिसमें मैंने आपको फैक्ट्री और उसका एग्जांपल दिया मिल्क फैक्ट्री और रिलेटेड आइटम्स वाले का। अच्छा, एक और ग्रुप होता है एडमिनिस्ट्रेटर जो सभी को कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का काम क्या? देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सबसे पहले देखना कि इनका मोटिव क्या है। इनका मोटिव होता है जो कंट्रीज व्यू पॉइंट कौन देखेगा, कंट्रीज व्यू पॉइंट या सोशल वेलफेयर कौन देखेगा, गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर। तो उनके व्यू पॉइंट से इकोनॉमिक्स जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जीडीपी की ग्रोथ। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो होता है जीडीपी की ग्रोथ। ठीक है, उनका यही मोटिव होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था ऊपर। ठीक है, अब यहाँ देखना कि कंट्रीज के व्यू पॉइंट से इकोनॉमिक्स को समझना क्यों जरूरी है। दोस्तों यहाँ मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल बताऊँ, यहाँ देखना ध्यान से। अच्छा, ये कौन है? ये है प्रोड्यूसर, जैसे आपके जैसे कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स, ये है कस्टमर्स। दोस्तों ये है कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जो भी कह लो, ये है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, टोपी वाले प्रोड्यूसर्स, अरे टोपी वाला। ठीक है, ये है टोपी वाले प्रोड्यूसर्स जो सभी को पहनाते हैं टोपी। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक सेगमेंट है, ग्रुप ऑफ सेगमेंट है कंज्यूमर्स, एक है प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी जितने भी लोग इकोनॉमी में हैं, गवर्नमेंट के अलावा, मतलब कि गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है उनके अलावा जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में, वो लोग क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। क्या करते हैं? टैक्सेस पे करते हैं, गवर्नमेंट को वो टैक्सेस पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि टैक्सेस इज इक्वल टू रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। और सपोज लेट्स से 2018 में अपना जितना टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ था, रेवेन्यू हुआ था, वो था 24 लाख करोड़ रुपीस, आई गेस इतना ही हुआ था। गवर्नमेंट उसका रेवेन्यू जो है वो मान लीजिए हुआ है टैक्स कलेक्शन के द्वारा, रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का हुआ है वो हुआ है 24 लाख करोड़ रुपीस। अब देखना यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के लिए या कंट्रीज व्यू पॉइंट से या गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से इकोनॉमिक्स को समझना, इकोनॉमिक्स को जानना क्यों जरूरी है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक्स को जानना क्यों जरूरी है। अब देखना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इतना है, अब क्या होगा, इस रेवेन्यू को गवर्नमेंट कहाँ डिप्लॉय कर सकती है, तो देखना यहाँ पर इसको वो कहाँ डिप्लॉय कर सकती है, वो इसको डिप्लॉय कर सकती है यहाँ पर डिफेंस पे, डिफेंस बजट, यानी कि अपना खर्चा इसमें से रेवेन्यू में से माइनस करने के बाद जो बचा हुआ पैसा सपोज है 24 लाख करोड़, तो उसमें से वो डिफेंस बजट में स्पेंड करेगी, वो हेल्थ केयर बजट पे स्पेंड करेगी, वो उसे एजुकेशन बजट पे स्पेंड करेगी, और क्या होता है, रेलवेज
और क्या होता है, टूरिज्म और स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर देखना गवर्नमेंट के पास जो पैसा था ना 24 लाख करोड़ रुपीस, तो वो उसे कहाँ स्पेंड करे, कितना स्पेंड करे, तो यहाँ देखना ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले है डिफेंस बजट। डिफेंस बजट में सपोज गवर्नमेंट डालती है, यहाँ पर डालती है 4 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, 24 में से 4 यहाँ डाल दिया। हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट डालती है, सपोज हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट डालती है 1.4 करोड़, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, मतलब अभी यहाँ पर कोई भी फिगर ले रहा हूँ वैसा वाला, तो यहाँ पर है 2 करोड़ यहाँ पर डालती है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर स्पेंड करती है। तो क्या दोस्तों ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये नंबर पे मैं कैसे आ रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, ओके। सो मैं इस नंबर पे कैसे आया हूं दोस्तों, ये मेरा आपसे सवाल है। तो मैं इस नंबर पे इस तरीके से आया हूं, यहां पर देखना, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि 4 लाख करोड़ ये गवर्नमेंट क्लासिफाई करती है कि हम इतना इतना खर्चा इन चीजों पे करेंगे। तो यहाँ पर कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है कि गवर्नमेंट कितना कितना खर्चा किस किस पे करेगी, तो देखना यहाँ पर गवर्नमेंट इसके लिए करती है इकोनॉमिक स्टडी। इकोनॉमिक स्टडी इसके लिए गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक स्टडी इसके लिए गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। दोस्तों गवर्नमेंट जब इकोनॉमिक स्टडी करेगी तो उसे पता चलेगा कि कितना डिमांड हमें आ रहा है, यानी कि हमको डिफेंस बजट इस बार कितना रखना है, हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है उसको देखते हुए इस बार कॉन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, तो डिफेंस बजट थोड़ा ज़्यादा रखा जाएगा। इंडिया पाकिस्तान वॉर जैसे वो सेंटिमेंट्स वाली बात मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है, डिफेंस बजट को ज़्यादा रखा जाएगा उस साल में। यहाँ पर देखना हेल्थ केयर पे कब रखा जाए, कैसे बजट को डिसाइड किया जाएगा, वो इकोनॉमिक स्टडी की जाएगी कि लास्ट ईयर में कितने लोग मतलब हेल्थ केयर से सफर हुए थे, इस बार हमको हमारे बजट में हमको क्या रखना है, कितना हेल्थ केयर पे हमें स्पेंड करना है, कितने नए हॉस्पिटल्स खोलने हैं, कितने लोगों को हेल्थ केयर के लिए पैसा पहुंचाना है, या जो भी चीज़ें हैं मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर स्टडी की जाएगी इकोनॉमी की और यहाँ पर बजट रखा जाएगा। वैसे ही एजुकेशन का भी बजट बनाया जाएगा कि हमें इस बार एजुकेशन पे कितना ध्यान देना है, एजुकेशन बजट उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। वैसे ही रेलवेज पे हमें कितना इस बार खर्चा करना है, तो ये सारे डिसीजन इकोनॉमी की स्टडी करके दिए जाएंगे कि कितनी डिमांड इस बार कितनी जगह से आ रही है, कितना कहाँ पर जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल किसी साल में नेचुरल कैलेमिटीज ज्यादा आती है, तो उस साल में नेचुरल कैलेमिटीज के लिए थोड़ा पैसा ज्यादा एक्स्ट्रा निकाला जाता है ताकि वहां पर उसे दिया जा सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि यहाँ पर ये कैसे डिसाइड किया जा रहा है कि कितना खर्चा किस पे करना है, वो डिसाइड किया जा रहा है इकोनॉमी की स्टडी को करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखना गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू को यहाँ पर क्लासीफाई किया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसे, इकोनॉमी की स्टडी करके, इकोनॉमी की स्टडी करके, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए भी तो इकोनॉमी की स्टडी करना बहुत जरूरी है, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ठीक है। इसके बाद देखना यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये है जीएसटी लो जो आया था 1/4/2017 को, 1/4/2017 को आया था जीएसटी लो, ठीक है। उसमें क्या हुआ था दोस्तों, उसमें भी क्या इकोनॉमिक स्टडी की गई होगी या फिर उसको ऐसे लेके आ गया, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसे ही नहीं आता कुछ भी। यहां पर देखना जीएसटी लो जब आया था रात को 12 बजे बेल बजी थी पार्लियामेंट में और उसके बाद आया था जीएसटी लो, तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, जीएसटी लो भी इकोनॉमी की स्टडी करके आया था दोस्तों। इकोनॉमी की स्टडी की गई, स्टडी की गई और ये देखा गया कि पहले बिजनेसमैन को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। पहले ये देखा गया कि ये एक बिजनेसमैन है, बिजनेस है, चलो एक बिजनेस है, बिजनेस या एक कंपनी है, एक कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। कंपनी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि उन्हें बहुत सारे लॉज का कंप्लायंसेस देखना पड़ता था, जैसे वेट हो गया, जैसे सीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, शायद ही आपने इनके नाम सुने हो, ये सारी चीज़ें हैं, और भी है एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे 17 तरीके के टैक्सेस होते थे जो पहले जिनसे एक बिजनेस को कंप्लाई करना पड़ता था, अलग अलग रिटर्न उनके भरने पड़ते थे। अलग अलग मतलब रिटर्न क्या होता है, टैक्स जमा करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न जमा करते हैं गवर्नमेंट के पास, उसमें ये दिखाते हैं कि इतना हमने इस बार प्रोडक्शन किया है, इतना हमने इस बार सेल किया है, इतना हमने माल खरीदा है, तो वो सारी चीज़ें हम रिटर्न में दिखाते हैं जो हम गवर्नमेंट को जमा करते हैं। तो इस तरीके के 17 टैक्सेस के अंदर अलग अलग रिटर्न उनको जमा करने पड़ते थे। ये प्रॉब्लम थी इकोनॉमी के अंदर, इस प्रॉब्लम को समझा गया और ये उसका सॉल्यूशन निकाला गया कि क्या इसकी जगह ऐसा हो सकता है कि एक ही कोई हम
लो ले आएं, या एक ही हम कोई ऐसा टैक्स लगा दें इस बिजनेस के ऊपर, एक ही ऐसा कोई टैक्स लगा दें जो कि सारी की सारी चीजें उसी में इंक्लूड कर ले, हमें 17 तरीके के ऐसे कंप्लायंसेस ना करवाने पड़े बिजनेसमैन से। तो ऐसा हुआ फिर कि एक टैक्स लाया गया जिसका नाम था जीएसटी। तो इकोनॉमी की प्रॉब्लम को समझा गया और उसके सामने सॉल्यूशन दिया गया। तो गवर्नमेंट के लिए भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को समझ के उसके सामने सॉल्यूशन देने के लिए इकोनॉमी की स्टडी करना तो जरूरी है, गवर्नमेंट को भी इकोनॉमी की स्टडी करना जरूरी है। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इतना काफी इसके लिए। और यहां पर देखना ये कौन है दोस्तों, ये क्या हुआ है दोस्तों, ये हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 8 नवंबर